Yes, beta. Today we have to discuss this point number 8.5 means thunderstorms and cyclones. Thunderstorms means होता है ताड़ित, यानी जो एक प्रकार का तूफान होता है, बादलों के एक दूसरे के साथ टकराने से ये तूफान उत्पन्न होता है। और दूसरी बात है साइक्लोन्स मीन्स चक्रवात। ठीक है? यस सर। ओके। Yes, beta. Thunderstorms develop in hot, humid tropical areas like India very frequently. देखिए, जो थंडर स्टॉर्म्स होते हैं यानी इस प्रकार के तूफान ऐसे क्षेत्रों में ज्यादा आते हैं जहां की जलवायु गर्म, आर्द्र और उष्ण हो। मतलब ऐसे क्षेत्रों में ज्यादा आते हैं जैसे भारत की जलवायु इस प्रकार के लिए एक सुटेबल कंडीशन होती है, तो यहाँ पे यानी भारत में ये थंडर स्टॉर्म्स आते रहते हैं, प्राय लगातार आती रहती है ना। द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। बढ़ता हुआ ताप, जो पृथ्वी का बढ़ता हुआ ताप, उसके कारण जो हवाएं होती हैं गर्म होकर ऊपर की ओर उठती रहती हैं। प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट अपवर्ड्स। और ये जो गर्म हवाएं होती हैं अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट को भी कैरी करती हैं, यानी जल की बूंदों को भी लेकर चलती हैं। वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन। और जहां ऊपर जाने पे ये क्या होती है, थोड़ी ठंडी होती है तो फ्रीज हो जाती हैं और एंड फॉल डाउन अगेन, और फिर बारिश की बूंदों के रूप में दोबारा नीचे गिरती है। सॉरी, नॉट बारिश की बूंद, मतलब एंड फॉल डाउन अगेन, और फ्रीज होकर वो नीचे गिरती हैं। ठीक है? वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन। तो वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ओके। यस बेटा, अभी क्लियर हो रही है? यस सर। Yes, sir. These winds carry a water droplet upward where they freeze and fall down again। कह रहे हैं जो ये गर्म हवाएं होती है अपने साथ जल की बूंदों को भी लेकर चलती हैं, और जहां ऊपर जाने पे क्या होती है, फ्रीज होती है एंड फॉल डाउन अगेन, और फिर नीचे गिरती है दोबारा। ठीक है? फ्रीज होने पर आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है? और जिसके कारण ये बेटेड होती हैं, बेटेड होने के कारण नीचे गिर जाती हैं अगेन। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट अलोंग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड। और इस प्रकार का अचानक से इनका जो तेजी से गिरना नीचे की तरफ, ठीक है, इन वाटर ड्रॉपलेट्स का विद द राइजिंग एयर, और गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती रहती हैं, और ये वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं फ्रीज होकर नीचे गिर रहे होते हैं। इन दोनों के इंटरेक्शन से क्या होता है, लाइटनिंग एंड साउंड प्रोड्यूस्ड, क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड। ओके, इन दोनों जब एक दूसरे के से इंटरेक्ट करती हैं तो लाइटनिंग यानी बिजली कड़कती है और ध्वनि उत्पन्न होती है। इट इज दिस इवेंट दैट वी कॉल अ थंडरस्टॉर्म, और इसी को हम थंडरस्टॉर्म, ताड़ित बोलते हैं। ठीक है? ताड़ित और झांझा मीन्स बिजली के कड़कने के साथ साथ तूफान भी आती है। ठीक है? Yes, sir. We'll read about lightning in higher classes। गणेश के लिए आप लाइटनिंग की बात जो की जा रही है, बिजली कड़कने की बात, या आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे इसके बारे में। बात आती है नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन। साइक्लोन की जो संरचना होती है कैसी होती है, किस प्रकार के फॉर्म होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। द सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज अ काम एरिया। जो इसका सेंटर होता है साइक्लोन का, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है यहाँ पे, चलिए अभी बाद में डिस्कस कर लेते हैं उसको। द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज अ काम एरिया। तो इसका केंद्र होता है वो बहुत शांत क्षेत्र होता है। ठीक है? चक्रवात का जो केंद्र होता है बहुत शांत क्षेत्र होता है। इट इज कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म, और इसी को तूफान का नेत्र कहा जाता है, उस चक्रवात का नेत्र कहा जाता है। इन्होंने यहाँ फिगर में दिखाया है, ये देखिए, ये आई ऑफ द साइक्लोन्स है, यानी ये जो रीजन है मिड रीजन, इसी को आई ऑफ द साइक्लोन्स बोलते हैं। ठीक है? यहाँ से ही उत्पन्न होता है जो चक्रवात है, यहीं से उत्पन्न हुआ है। अब इसकी इसीलिए इसको सेंटर ऑफ द जो साइक्लोन है इसको आई बोला जाता है, called the eye of the storm। A large cyclone is a violently rotating mass of air in the atmosphere। एक बड़ा चक्रवात जो होता है वायु का एक घूमता हुआ पिंड या चक्रण करता हुआ पिंड होता है।
इन द एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल में वायु का एक घूमता हुआ पिंड होता है ना, तेजी से घूमता हुआ एक पिंड होता है। पिंड मतलब मास मीन्स यहाँ पे पिंड मतलब वही टोटल वेट की बात कर रहे हैं। होता है ना जब चक्रवात आती है तो हवाएं तेजी से रोटेट करते हुए यस सर। ऊपर की ओर उठती हैं। 10 to 15 किलोमीटर हाई, और इनकी जो हाइट होती है वो कहना 10 से 15 किलोमीटर की हाइट हो सकती है, इतनी ऊंची उठती हैं ये हवाएं। द डायमीटर ऑफ द आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर, और इसका जो डायमीटर होता है इसकी आई का, यानी जो इसका केंद्र का व्यास होता है वो 10 से 30 किलोमीटर हो सकता है। 10 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक की व्यास हो सकती है, इसके नेत्र का जो व्यास होता है वो 10 से 30 किलोमीटर हो सकता है। इट इज अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज लाइट विंड्स। ये जो क्षेत्र होता है, इसके आई रीजन जो होते हैं, ये वो क्षेत्र होता है जो फ्री ऑफ क्लाउड्स होता है, यानी बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है, और यहाँ की जो हवाएं होती हैं वो हल्की होती हैं। घने कम घने होते हैं ना, मतलब सघन सघन नहीं यस होते। सर। बिरल, यहाँ पे वायु के कण बिरल होते हैं, इस कारण यहाँ पे वायु हल्की होती है, और ये बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है। जो आई रीजन होता है ये बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, Yes, sir. इन्होंने कहा इट इज ओके, it is a region free of cloud, has light winds around this calm and clear eye. There is a cloud region of यहाँ पे करें it is a region free of clouds and has light winds around this calm and clear eye, यानी इस क्षेत्र के चारों ओर, जो ये आई रीजन होता है इसके चारों ओर का बाकी क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। देयर इज अ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज। कह रहे इस आई रीजन के चारों ओर का एक क्षेत्र होता है, जो क्षेत्र होता है लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र होता है, मान लेते हैं दोनों तरफ। वो जो क्षेत्र होता है ये बादलों से घिरा हुआ, यानी सघन बादलों से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे ही बात कर रहे थे ना। Yes, sir. Around this calm and clear eye, there is a cloud region of the about 150 kilometers size. In this region, there are high speed winds 150 to 250 km per hour and thick clouds with heavy rain. देखिए जो ये क्षेत्र होता है, जिस जो आई रीजन्स के चारों ओर का क्षेत्र होता है, उसके बाहर का क्षेत्र होता है, उसकी बात कर रहे हैं। वो बादलों से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, यानी इसमें बादल होते हैं जो जिसकी साइज हो सकती है 150 किलोमीटर तक हो सकती है, यानी 150 किलोमीटर तक की दूरी तक का ये क्षेत्र हो सकता है। इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड विंड्स 150 टू 250 किलोमीटर पर आवर, और इस क्षेत्र का जो विंड स्पीड होता है, यानी कि वायु का वेग होता है, वो 150 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस क्षेत्र में हवाएं चलती हैं, पवन वेग जो होता है। एंड थिक क्लाउड्स विथ हैवी रन, और सघन बादल होते हैं, भारी वर्षा होती है इस क्षेत्र में। ठीक है, विथ हैवी रन यानी सघन बादल, यानी ज्यादा वर्षा को कंटेन किए अपने अंदर सघन बादल होते हैं। ऐसा होते हैं, वर्षा हो या ना हो अलग चीज है, लेकिन वो सघन बादल जो होते हैं अपने अंदर हैवी रन कंटेन किए रहते हैं। ठीक है, यस सर। Away from this region, the wind speed gradually decreases, और इस रीजन के से जैसे हम दूर हटेंगे, यानी हम बाहर की तरफ को निकलेंगे इस क्षेत्र के, इन जो 150 किलोमीटर साइज का जो रीजन है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द आई, ठीक है, नो अराउंड द आई, यानी जो 150 किलोमीटर अराउंड द आई, यानी आई रीजन के चारों ओर का जो 150 किलोमीटर का क्षेत्र है, उससे बाहर जाने पर जो अवे फ्रॉम दिस रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, यानी जो वायु का वेग होता है, पवन वेग, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र के बाहर जाने पर वायु का वेग धीरे धीरे कम होता जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एक जटिल प्रक्रिया होती है। कह रहे हैं इसका जो संरचना होती है एक जटिल प्रक्रिया। अ मॉडल इज शोन इन फिगर 8.11, एक इसका सचित्र वर्णन किया गया है, कुछ दिखाया गया है इसके बारे में। ये साइक्लोन होता है, इन्होंने जहां बताया, जिसको पहले आई रीजन्स की बात किया, जो क्लाउड फ्री रीजन होता है ना, यानी जो ये आई रीजन होता है ये क्या होता है, क्लाउड फ्री रीजन होता है, बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है, जहां पे हवाएं हल्की होती हैं। तो आपको पता है हवाएं हल्की होती है, इनकी स्पीड भी यहाँ कम होती है, तो यहाँ पे एयर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। यस सर, यस एयर सर। प्रेशर यानी कि बाहर की तरफ ये एयर प्रेशर ज्यादा लगा रही होंगी। ठीक है, वायुदाब इस क्षेत्र में ज्यादा होता है, इस क्षेत्र में
आई रीजन्स में। अब बात आती है आई रीजन्स के बाहर की, बात कर रहे हैं इसके अराउंड जो 150 किलोमीटर साइज का जो बादलों से घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो रीजन्स होता है इसमें वायु का वेग बहुत ज्यादा होता है, इस कारण यहाँ पे एयर प्रेशर भी कम होता है, ठीक है। एयर प्रेशर यहाँ पे कम होता है, ठीक है। ज्यादा तेज गति की हवाएं चलती हैं तो एयर प्रेशर यहाँ कम होगा, यहाँ पे कम एयर प्रेशर, और यहाँ पे मतलब सेंटर रीजन में एयर प्रेशर ज्यादा होता है तो इस कारण दबाव बाहर की तरफ लगता है, यानी इस आई रीजन के बाहर की ओर लगता है, ठीक है। और एक तरफ ये रोटेटिंग प्रोसेस में इसलिए लगता है क्योंकि ये चारों तरफ से एक जो इसका सेंटर होता है एक साइक्लिक फॉर्म में होता है, ठीक है। सेंटर कैसे फॉर्म करती है, एक साइक्लिक फॉर्म करती है, तो इस साइक्लिक फॉर्म के कारण जो इसके रीजन्स मतलब जो इसका फोर्स एग्जर्ट करता है वो भी साइक्लिक फॉर्म में ही एग्जर्ट करता है, इसके चारों ओर ही लगता है, ठीक है। Yes, sir. सेम एज इन्होंने ये भी बताया कि जो इसके 150 किलोमीटर साइज का जो बादलों से घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसके बाहर जाने पर एयर प्रेशर, एयर का स्पीड थोड़ा कम हो जाती है। यहाँ पे इस रीजन्स में आते हैं तो एयर की स्पीड इसके कंपेरिजन में थोड़ी कम होती है कि नहीं होती है। इन्होंने बताया एयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, यहाँ की जो पवन वेग होता है उसका पवन का जो वेग होता है वो धीरे धीरे घटता जाता है बाहर जाने पर। जैसे जैसे बाहर जाएंगे इस क्षेत्र से वैसे वैसे वायु का वेग घटता जाता है, तो वायु का वेग यहाँ कम होगा इसके कंपैरिजन में, तो जाहिर सी बात है जहां पे विंड स्पीड डिक्रीज करती है वहां पे एयर प्रेशर इंक्रीज करता है, ठीक है। यहाँ पे स्पीड डिक्रीज कर रही है इसका मतलब एयर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब बाहर से भी इस पे दबाव पड़ रहा है, यहाँ से भी एक प्रकार का फोर्स एक्सर्ट होता है, ठीक है। और दोनों तरफ से दबाव झेलने के कारण ये एयर रोटेटिंग एयर बहुत तेजी से गति करने लगते हैं, ठीक है। दोनों तरफ से प्रेशर लगता है इस पे, अंदर से भी और बाहर से भी, और बहुत तेजी से गति करने लगते हैं और इस प्रकार से एक साइक्लोन फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। हवाएं बहुत तेजी से की जो एयर होती है वो बहुत तेजी से गति करने लगती हैं, चारों तरफ से घूर्णन करने लगती हैं और एक साइक्लोन फॉर्म कर लेती है जो अपने साथ साथ बहुत कुछ उड़ा लेने की क्षमता रखती है, यानी इतनी एनर्जी होती है इसमें कि अपने साथ साथ बहुत कुछ चीजों को उड़ा लेती हैं और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती है, विनाश या नुकसान करती है, ठीक है। Yes, sir. देखिए दिखा रहे हैं किस तरह से राइजिंग वाटर कॉज बाय द इमेज ऑफ द आई ऑफ अ साइक्लोन। ये देखिए एक साइक्लोन का इमेज लिया गया सैटेलाइट के थ्रू, ठीक है। किस तरह से इसकी आई जो होती है वो सेंटर कैसा होता है इसका बारे में यहाँ इस फिगर के थ्रू दिखाया गया है। इन्होंने कहा राइजिंग वाटर कॉज बाय या साइक्लोन, और सेकंड फिगर में इन्होंने दिखाया कि किस तरह से साइक्लोन के थ्रू ये जो वाटर है राइज करती है, इसके साथ कैसे जो पानी है यानी जल है वो भी कैसे रोटेटिंग फॉर्म में राइज कर रही है, ठीक है। तो जो ये तटीय क्षेत्र होते हैं जब यहाँ पे ऐसे साइक्लोन्स अकर करते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। अभी आपने सुना होगा सुनामी से पहले बहुत सारे ऐसे ये इस प्रकार का क्या था, साइक्लोन ही तो था, बट इसका जो आई था सेंटर था वो था इन द सी और इन द ओशियंस, ठीक है, इन डीप ऑफ द ओशियन ऐसा कह सकते हैं, मतलब समुद्र की गहराई में या महासागरों की गहराई में उसका केंद्र था, इस कारण वो अलग साइक्लोन था, बट एक प्रकार का साइक्लोन ही था वो, ठीक है। वहां भी एयर प्रेशर ही मैटर करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 8.6 डिस्ट्रक्शन काज्ड बाय साइक्लोन्स। कह रहे हैं डिस्ट्रक्शन काज्ड बाय साइक्लोन्स मींस चक्रवात के द्वारा जो हुए विनाश के बारे में बात कर सकते हैं, यहाँ पे कैसे ये नुकसान करता है, कितना विनाश होता है इसके द्वारा, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, ये बहुत ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग विंड पुश वाटर टुवर्ड्स द shore even if the storm is 100 of kilometer away। ये कहना है देखिए जो तेज हवाएं होती है जब साइक्लोन जनरेट होता है तो जो तेज हवाएं होती हैं
करें पुश वाटर टुवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टोन इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे। जब ऐसे कई क्षेत्र में यानी तटीय क्षेत्रों के किनारे अगर तूफान आता है इस प्रकार का, वो चाहे उससे 100 किलोमीटर की दूरी पर क्यों ना हो, तो जो वो क्या करता है, सागरों महासागरों के जल को किनारों की तरफ, शोर मीन्स यहाँ पे किनारे ही तो होते हैं, क्यों? Yes, sir. समुद्री किनारों को या महासागरों के किनारों को शोर बोला जाता है, ठीक है। तो उसकी तरफ ढकेलते हैं, यानी जल को, जो उनका जल होता है उसकी तरफ ढकेलते हैं, किनारों की तरफ वो ढकेलते हैं। These are the first indication of an approaching cyclone। एक प्रकार का एक संकेत होता है कि एक चक्रवात आने का, है ना। अगर लहरें तेजी से उठ रही हैं, किनारों की तरफ आ रही हैं, ठीक है, तेजी से उठकर आ रही है, इसका मतलब साइक्लोन आने का एक संकेत होता है, ठीक है। Yes, sir. Yes. The water waves produced by the wind are so powerful that a person cannot overcome them। जो लहरें उत्पन्न होती हैं, जो तरंगे होती हैं जल की, ठीक है, produced by the winds are so powerful, इतना शक्तिशाली होती हैं that a person cannot overcome them, यानी उनसे पार नहीं पा सकता, एक व्यक्ति के पार पाना इससे नामुमकिन होता है। अगर जो लहरें उठती हैं उससे कंट्रोल कर पाना मनुष्यों के हाथ में नहीं होता है, ठीक है। रोक पाते हैं उन लहरों को, उठती हुई लहरों को कोई रोक पाता है? No, sir. नहीं ना। No, sir. The low pressure in the eye lifts water surface in the center। The low pressure in the eye lifts water surface in the center। करें जो लो प्रेशर होता है आई पे, आप जानते हो जो प्रेशर लो होता है, लिफ्ट वाटर सरफेस इन द सेंटर, वो क्या करती हैं, जो सरफेस वाटर होता है, वाटर सरफेस इन द सेंटर, इनको सेंटर में लिफ्ट करती, उठाती हैं, ठीक है, केंद्र की तरफ उठाती हैं। द राइजिंग वाटर में बी एज Yes, हाई sir. as 3 to 12 meters। ओके, यहाँ पे इन्होंने दिखा द राइजिंग वाटर मे बी एज हाई एज 3 to 12 meters। It appears like water wall moving towards the shore। ओह, ये जो उठती हुई पानी की लहरें होती है, जल की लहरें होती हैं, इनकी हाइट 3 to 12 मीटर हो सकती है, यानी कि उसकी ऊंचाई कितनी हो सकती है, 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक हो सकती है। इट अपीयर्स लाइक अ वॉल मूविंग टुवर्ड्स द शोर, ये जैसे पानी की दीवार की तरह उसके किनारों की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। जैसे एक दीवार होती है ना, उसी दीवार की तरह पूरा पानी की एक दीवार की तरह मतलब बढ़ती हुई दिखाई देती है। फिगर 8.13 में ये दिखाया गया है, राइजिंग वाटर काज्ड बाय अ साइक्लोन। यहाँ पे भी दिखाया गया किस तरफ किनारों की तरफ ये ओके। It appears like a water wall moving toward the shore। As a result, the sea water enter the low-lying coastal areas। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो सागरों महासागरों का जल होता है तटीय क्षेत्रों में इंटर कर जाता है, यानी आ जाता है, प्रवेश कर जाता है, ठीक है। काजिंग सेवियर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और बहुत ज्यादा जान और संपत्ति का नुकसान होता है, ठीक है। यानी बहुत लोग अपने जीवन को खो देते हैं, बहुत सारे लोगों की संपत्ति घर बेघर हो जाते हैं, बहुत खेती बाड़ी का नुकसान हो जाता है। इन तमाम तरीके से ये जो साइक्लोन्स आते हैं वो तमाम तरीके से हार्म करते हैं, ठीक है। इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और इसके अलावा जो फर्टिलिटी होती है यानी उपजाऊपन होती है मिट्टी की, उसको भी कम कर देता है। यानी जो मिनरल्स होते हैं या जो भी उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, यूजफुल कंपोनेंट होते हैं, उनको बहा ले जाते हैं, ठीक है। सरफेस के जो सरफेस सॉइल होती है, उसके यूजफुल कंपोनेंट जो होते हैं उसको बहा ले जाती है वो। कंटिन्यूअस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन, लगातार बारिश होने से करें बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लगातार बहुत बुरी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बाढ़ आ जाता है, ये सब होता है ना, हर जगह जल दिखाई देता है। Yes, sir.
बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। हाई स्पीड विंड्स अकम्पेनिंग अ साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेस, टेलीफोन्स एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ट्रीज etc। तेज चलने वाली हवाएं अकम्पेनिंग अ साइक्लोन यानी जो तेज हवाओं के साथ जो चक्रवात आते हैं वो बहुत तरीकों से क्षति करते हैं, जैसे घरों को, टेलीफोन टावर्स को, अदर कम्युनिकेशन सिस्टम, हर तरफ से जो संचार तंत्र होता है वो बंद हो जाता है, किसी से कोई बात नहीं कर सकता, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम नहीं कर रहा होता है। ट्रीज etc, पेड़ उखड़ जाते हैं जगह जगह, तमाम जगह जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो ठप हो जाती है, तमाम तरीके के जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, काजिंग करें, काजिंग Yes, sir. ट्रेमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और बहुत ज्यादा जीवन और संपत्ति का नुकसान होता है, यानी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग अपनी संपत्ति का मतलब खो देते हैं, नुकसान होता है। इन्होंने कहा साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इट इज कॉल्ड हरिकेन इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। देखिए इस साइक्लोन को अलग अलग दुनिया के अलग अलग भाग में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इट इज कॉल्ड हरिकेन इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इसे हरिकेन बोला जाता है, अमेरिकी महाद्वीप में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। Yes. ठीक है, इन फिलीपींस एंड जापान इट इज कॉल्ड Yes, sir. टाइफून, इट इज कॉल्ड टाइफून। देखिए फिलीपींस और जापान में इसे टाइफून बोला जाता है। करें, रीजन्स नियर द इक्वेटर वेयर साइक्लोन फॉर्म साइक्लोन आर वर्ल्ड वाइड फिनोमिना। ओके बेटा, चलिए ठीक है, कुछ नेटवर्क इशू है इसी वजह से बार बार कट जा रहा है। ठीक है, जिस पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे थे, डायमीटर ऑफ अ टॉर्नेडो, yes, the diameter of a tornado can be as small as a meter as and large as a kilometer। टॉर्नेडो एक प्रकार का साइक्लोन ही है, इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, डायमीटर ऑफ टॉर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज अ मीटर एज लार्ज एज अ किलोमीटर। इसका जो डायमीटर होता है वो मीटर तक, कम से कम मीटर में तो रहेगा ही, और यहाँ तक कि जो अगर बड़ा चक्रवात हो तो उसका डायमीटर किलोमीटर में भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? यानी किलोमीटर एरिया को, ये किलोमीटर स्क्वायर एरिया को, ठीक है, कवर कर सकता है एक लार्ज साइक्लोन, जबकि जो छोटा साइक्लोन होगा, यानी सूक्ष्म साइक्लोन की बात कर रहे हैं, वो भी मीटर स्क्वायर एरिया में कवर करता है। ठीक है, तो फिर funnel of a tornado sucks dust, debris and everything near it at the base due to low pressure। जिसका कैप बनाता है, यानी कुप्पी नुमा आकृति बनती है जब साइक्लोन फॉर्म होता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुप्पी नुमा आकृति बनती है। तो ये क्या क्या अपने अंदर कंटेन कर लेती है, क्या क्या अपने अंदर मतलब समाहित करती है, इसके बारे में बता रहे हैं। सक्स डस्ट, डेब्रिस एंड एवरीथिंग नियर इट एट द बेस ड्यू टू लो प्रेशर and throws them out near the top। Here are few accounts of the survivors of the tornadoes from Discovery Channel's Young Discovery series। इन्होंने कहा ये अपने साथ धूल मिट्टी, डेब्रिस में जितना प्रकार के कूड़े कचरे होते हैं, मतलब जो भी प्रकार का कचरा होता है, वो सब कचरा मतलब रॉ मटेरियल का कचरा बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे, और एवरीथिंग नियर इट एट द बेस, यानी जो भी इसके आसपास हल्की चीजें होती हैं या भारी चीजें जो इसके अंदर आ सकती हैं, उन सबको ये ऊपर उठा लेता है। एंड थ्रोज देम आउट नियर द टॉप, और ऊपर तक उठाकर ले जाता है। हियर आर फ्यू अकाउंट्स ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ टॉर्नेडोज, यानी कुछ कारण हैं जो टॉर्नेडोज आते हैं फ्रॉम डिस्कवरी चैनल्स एंड डिस्कवरी सीरीज। इन्होंने बताया है, एंड डिस्कवरी सीरीज का पॉइंट लिया है, देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। I saw the cloud coming and tried to take shelter inside। I saw the cloud coming and tried to take shelter inside, but as soon as I reached for the doorknob, the house took off into the sky। I was not hurt at all।
देखिए इन्होंने अपनी तरफ एक बादल को बढ़ते हुए देखा तो इन्होंने अपने आपको कुछ अंदर घर के अंदर छुपाने की कोशिश किया, बट एज सून एज आई रीच्ड फॉर द डोर नॉब, जैसे मैं दौड़कर दरवाजे तक पहुंचता, द हाउस टूक ऑफ इनटू द स्काई, यानी पूरी तरह से बादल से घिर चुका था वो मेरा घर जो था। आई वॉज नॉट हर्ट एट ऑल, फिर भी मैं किसी प्रकार का मुझे नुकसान नहीं हुआ। आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू क्लीन द डेब्रिस फ्रॉम द व्हीट फील्ड्स, आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू क्लीन डेब्रिस फ्रॉम द व्हीट फील्ड्स, यानी जब, चलिए ठीक है। ओके तो इस पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे थे। आफ्टर द स्टॉर्म ही हैड टू क्लीन डेब्रिस फ्रॉम द व्हीट फील्ड्स, जब तूफान खत्म हुआ तो इसमें उनको क्या करना था, बहुत सारे वर्क हो गए इनके लिए, तमाम तरीके से अनवांटेड वेस्ट आ चुके इनके खेत में, गेहूं के खेत में, उनको निकालना है, ठीक है। उस अपने साथ बहुत चीजें लेकर उड़ाकर चलती है ना जब चक्रवात आता है, तो इस कारण अब इनके खेत में, गेहूं के खेत में बहुत सारे अनवांटेड वेस्ट आ चुके हैं, उनको अभी निकालना है इन्हें। वी पिक्ड अप splintered boards and tree branches as well as dead chickens with their feathers blown off, and rabbits looked like they had been skinned. Oh, we picked up splintered boards, यानी तमाम तरीके के बोर्ड उसमें थे जो टूटे फूटे थे, ठीक है। साइक्लोन ने सबको उड़ा लिया, जो बोर्ड लगे रहते हैं तमाम तरीके से एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, उन सबको साइक्लोन ने अपने साथ उड़ा लिया था, और वो अब खेत में पड़े हैं जाकर। एंड ट्री ब्रांचेस, पेड़ की शाखाएं थी, एज वेल एज डेड चिकन्स विद देयर फेदर्स ब्लोन ऑफ। देखिए यहाँ पे मरे हुए चिकन्स भी थे, यानी मुर्गियों के बच्चे भी थे, विद देयर फेदर्स ब्लोन ऑफ, उनके पंख भी इधर उधर बिखरे पड़े थे। रैबिट लुक्ड लाइक दे हैड बीन स्किन्ड, और चूहे, सॉरी खरगोश भी पड़े हुए थे यहाँ पे कुछ, लाइक हैड बीन स्किन्ड मीन्स जैसे उनको दबा दिया गया हो, ऐसे पड़े थे वो, ठीक है। स्किन्ड मीन्स एग्जैक्टली, शायद मुझे लग रहा है ऐसे ही। A tornado shelter is a room situated deep inside or underground having no windows. A tornado shelter is a room situated deep inside or underground having no windows. टॉर्नेडो शेल्टर होता है, किस प्रकार का होता है इसके बारे में बता रहे हैं। अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज, ये जमीन की गहराई में बनाया जाता है या अंडरग्राउंड होता है। हैविंग नो विंडोज यानी किसी प्रकार की खिड़की नहीं होती, और अदरवाइज इट इज बेटर टू शट विंडोज एंड टेक। ओके, जिस पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे थे ये था आपका, we picked up splintered board and tree branches as well as dead chickens with their feathers blown off, and rabbit looked like they had been skinned. Can a tornado shelter is a room situated deep inside or underground having no windows, or otherwise it is sheltered to shut windows and take shelter under a table. कह रहे हैं अगर हमारे पास ऐसे किसी अंडरग्राउंड होम्स नहीं है, अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इट इज बेटर टू शट विंडोज यानी खिड़कियां बंद कर लीजिए। अब जब भी कोई बार बार कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज ऐसे ही कर लेते हैं। तो जिस पॉइंट को हम डिस्कस करने जा रहे थे, टॉर्नेडो शेल्टर इज अ रूम situated deep inside or underground having no windows, or otherwise it is better to shut windows and take shelter under a table. कह रहे हैं या तो इससे बेहतर ही है आपकी सारी खिड़कियां, अपने घरों के जो खिड़कियां उन सबको बंद कर लीजिए, टेक शेल्टर अंडर अ टेबल, और किसी टेबल के और वर्क बेंच और वेयर डेब्रिस कैन नॉट रीच, यानी जो धूल मिट्टी आ रही होती है आपके घरों में, इसके लिए आप पहले क्या करें, अपने सारे घर की सारी खिड़कियों को, यानी जहां से विंड एंटर कर सकता है ऐसे किसी भी
चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कनेक्शन बार बार कट जा रहा है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट टाइम मीट करते हैं, बिकॉज प्रॉब्लम हो रही है बेटा। ठीक है, बार बार कट जा रहा है, ये क्लास समझ नहीं आ रहा है। तो ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। अब जितना कराया गया इसको रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट जो भी आपका रिमेनिंग पॉइंट्स है वो डिस्कस किया जाएगा। ओके, यस सर। Yes. ओके, गुड बाय एवरीवन।